Greetings, dear students. This is Dr. Vinita Singh, head of the department, Navya Girls Degree College, Lucknow. The topic that I'm going to discuss with you today is about westernization and modernization. एक चर्चा हम शुरू करेंगे कि पश्चिमीकरण क्या है और आधुनिकीकरण क्या है। पहले हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों प्रोसेस ऑफ चेंज किस बात की ओर इशारा करते हैं। उसके पश्चात हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये दोनों कहाँ पर सिमिलैरिटी रखते हैं और कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कुछ भिन्नता रखते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन आउटलाइन यहाँ पर डिवाइस की है, जहाँ पर पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड देन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन. We will be looking at the key features of westernization, key features of modernization. Then we will proceed towards the similarities, and then we will discuss the dissimilarities, and then finally we will be gaining conclusion and inference of what these two processes of change mean in this sociological realm. जब हम बात करते हैं पश्चिमीकरण की और हम वेस्टर्नाइजेशन की इस अवधारणा को कुछ एक समाजशास्त्रियों के परिप्रेक्ष्य से समझने की कोशिश करें तो शायद ज्यादा आसान होगा हमारे लिए समझना। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा द प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज अडॉप्ट वेस्टर्न कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। श्रीनिवास को हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र में। श्रीनिवास हमारे सामने कई एक प्रोसेस ऑफ चेंज को लेकर आए थ्रू डिफरेंट फील्ड स्टडीज। जब हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की एज पर श्रीनिवास, तो वो बहुत एक सिंपल प्रिसाइज डेफिनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि पश्चिमीकरण क्या है। जब वो कहते हैं कि 150 सालों का जो अंग्रेजों का रूल था भारतवर्ष में, उस कॉलोनियल रूल ने भारत के समाज को, भारत की संस्कृति को जिस प्रकार से बदला, जिस प्रकार से इम्पैक्ट किया, दैट इज पश्चिमीकरण। साथ में वो ये भी बताते हैं कि वो इम्पैक्ट किन स्तरों पर देखा जा सकता है, जहां पर वो 4 चीजों की बात करते हैं: टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजी, इंस्टीट्यूशन एंड वैल्यूज। तो वो तकनीक की भी चर्चा करते हैं, वो वैचारिकी की भी चर्चा करते हैं, वो संस्थाओं की भी चर्चा करते हैं और वो मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। तो श्रीनिवास की ये जो डेफिनेशन है वेस्टर्नाइजेशन की, इस बात की ओर इशारा करती है कि एक वेस्टर्न सोसाइटी का इम्पैक्ट जो इंडिया में डायरेक्टली था थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, वो किस प्रकार से भारतीय समाज और संस्कृति को प्रभावित कर रहा था एक वृहद स्केल पर, एक लार्जर स्केल पर, जिसका इम्पैक्ट आप संस्थाओं में, वैचारिकी में, मूल्यों में और तकनीक में होने वाले बदलाव के साथ समझ सकते हैं। इसी चीज को हम दीपांकर गुप्ता के टर्म्स में समझें। दीपांकर गुप्ता की बहुत पॉपुलर पुस्तक है मिस्टेक इन मॉडर्निटी। तो वहां पर वो इस जो वेस्टर्नाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट है उसको वो सीधे से टारगेट करते हैं। ही सेज इट in a very categorical manner. He says this is Westoxification, जिसको बहुत क्लियर अर्थों में वो ये कहना चाहते हैं कि ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, ये वेस्टॉक्सिफिकेशन है, जहां पर हम अपने कल्चरल वैल्यूज को, अपने कल्चरल एसेंस को पीछे छोड़ देते हैं और हम अंधाधुंध अनुकरण करने लगते हैं उस पश्चिमी समाज का, जिसको कहीं ना कहीं हम अपने से बेहतर मानते हैं। इसी तरीके से हम एक और समाजशास्त्री का जिक्र कर सकते हैं, योगेंद्र सिंह। उनकी पुस्तक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से चर्चा की है। वो यहाँ पर किस प्रकार से पश्चिमीकरण को देखते हैं। उनके हिसाब से पश्चिमीकरण के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो वैल्यूज का चेंज भी देखते हैं, जिसमें वो ह्यूमैनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, जिसको हम मानवतावाद के साथ जोड़ते हैं। उसमें वो उन सारी चीजों की बात करते हैं जिसको हम रैशनलिज्म के साथ जोड़ते हैं, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल और सोशल रिफॉर्म्स के साथ जोड़ते हैं, जहां पर हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हमने एक साइंटिफिक कल्चर स्थापित किया, किस प्रकार से हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को महत्व दिया, किस प्रकार से हमने एक नए पॉलिटिकल कल्चर को राइज होते हुए देखा, किस प्रकार से हमने नेशनलिज्म की एक भावना का उद्भव होते हुए देखा। तो जब योगेंद्र सिंह बात करते हैं कि पश्चिमीकरण को वो किस स्वरूप में देखते हैं, तो वो कहते हैं कि पश्चिमीकरण के ये सब प्रतिफल हैं जो हमें समाज में कुछ एक बदलावों के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट मॉडर्नाइजेशन। पहले भी आप ये समझ लीजिए, पहले से आप ये समझ लीजिए कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन
ये समाजशास्त्र में, समाजशास्त्र के भीतर समाजशास्त्रियों के परिप्रेक्ष्य में दोनों बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस रखते हैं, क्योंकि हर किसी के देखने का एक नजरिया है। कोई उसी प्रक्रिया को शायद पश्चिमीकरण के रूप में एक्नॉलेज कर रहा होगा, और कोई अन्य होगा जो उसी प्रक्रिया को एक आधुनिकीकरण के स्वरूप में एक्नॉलेज कर रहा होगा। तो जब हम कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर आपको चिन्हित किया है, it is transformation from traditional agrarian society to secular urban industrial society through advancements in technology, economy, education and institutions. योगेंद्र सिंह के माध्यम से समझ लेते हैं कि वो मॉडर्नाइजेशन को किस प्रकार से देखते हैं। वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा चेंज है जो इवोल्यूशनरी है, जो यूनिवर्सलिस्टिक है, जो पैन ह्यूमनिस्टिक है, जो ट्रांस एथनिक है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल है। बहुत उम्दा शब्दों का चुनाव है। यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है जो एनकम्पास करता है, जो स्पैन करता है अक्रॉस ह्यूमैनिटी, अक्रॉस आइडियोलॉजी, अक्रॉस एथनिसिटी। दैट मीन्स कि हम इसको यूनिवर्सली स्टैब्लिश होता हुआ देखते हैं। कुछ सर्टेन बेंचमार्क्स हैं, कुछ सर्टेन फीचर्स हैं जिसके आधार पर हम आधुनिकता की कसौटी पर किसी भी राष्ट्र को कसते हैं, और जिसमें हम उसको आधुनिक राष्ट्र का दर्जा देने में सक्षम पाते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन को योगेंद्र सिंह इस प्रकार से देखते हैं। लर्नर है, लर्नर ने कहा है, अगेन बहुत ही कंसाइज प्रिसाइज अर्थों में वो समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि इन दोनों में बहुत कुछ समानताएं हैं जो आप आगे चलकर समझेंगे। तो लर्नर कहते हैं कि कोई भी लेस डेवलप्ड जो सोसाइटी है, जब वो प्रोसीड करती है टुवर्ड्स adopting the characteristics of a more developed society, that is modernization. इस बात से क्या संप्रेषित होता है? इस बात से ये संप्रेषित होता है कि हमने डेवलप्ड सोसाइटीज का, जिनको सिनोनिमस हम मानते हैं ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी, उसको रोल मॉडल माना है। और उस रोल मॉडल को किन पैरामीटर्स के आधार पर हमने वो रोल मॉडल माना है, उन पैरामीटर्स को हम इम्बाइब करने की, एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज मॉडर्नाइजेशन एज पर लर्नर। श्रीनिवास का रोल आता है। श्रीनिवास इस कॉन्सेप्ट से अपने को थोड़ा दूर रखते हैं। श्रीनिवास ने उसी को पश्चिमीकरण कहा। वो जब आगे बढ़कर बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दोनों में अंतर ये है, वेस्टर्नाइजेशन इज अ वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, a value neutral process of change, while modernization is a value loaded term. सीधा सा इशारा इस बात की ओर है कि पश्चिमीकरण जो है वो मूल्य रहित है, मॉडर्नाइजेशन जो है, आधुनिकीकरण जो है, वो मूल्य धारित है। इसका मतलब ये हो जाता है कि पश्चिमीकरण जो है, वहां पर हम एक मेयर सोशल चेंज को एक्नॉलेज कर रहे हैं। परिवर्तन है मात्र, हम ये नहीं कह सकते कि ये परिवर्तन अच्छाई के लिए है या ये परिवर्तन बुराई के लिए है। लेकिन श्रीनिवास ऐसा कहते हैं कि जब हम आधुनिकीकरण की चर्चा करते हैं, तो ये आधुनिक समाज का जो एक बेंचमार्क है, ये हमेशा डिजायरेबल होगा, ये हमेशा इट विल बी अ चेंज फॉर गुड। तो वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके दोनों को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन उन्होंने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया बड़े ही इलैबोरेट वे में, वहां से आप समझ पाते हैं। और मॉडर्नाइजेशन को वो एक ऐसे चेंज के रूप में स्टैब्लिश करते हैं, दैट इज अ डिजायरेबल चेंज, दैट इज अ वैल्यू लोडेड कॉन्सेप्ट, दैट इज अ चेंज फॉर गुड। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि कुछ एक फीचर्स क्या है वेस्टर्नाइजेशन के और तत्पश्चात मॉडर्नाइजेशन के, जिसके माध्यम से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मैंने कुछ एक की पॉइंट्स यहाँ पर नोटिफाई किए, लाइक अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न ड्रेस, फूड, कल्चर, लैंग्वेज। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म एंड सेक्युलर वैल्यूज। यहाँ पर हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स है, फिर हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, देन देयर इज अ रोल ऑफ वेस्टर्न मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। आपको मैंने जैसे पहले बताया, ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। और जब हम कहते हैं ये एक न्यूट्रल कॉन्सेप्ट है, तो वी आर एक्नॉलेजिंग इट एज अ मेयर प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक है, हम बदलाव देख रहे हैं, और बदलाव भी हम कहाँ से देख रहे हैं? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज थ्रू द वेस्टर्न सोसाइटी एंड डायरेक्टली थ्रू द ब्रिटिश सोसाइटी। उसका जो इन्फ्लुएंस है, जो इम्पैक्ट है, और वो हमें दिखाई देता है, हमने जैसे पहले कहा श्रीनिवास की डेफिनेशन में, वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में अपने को प्रदर्शित करता है। तो हम उसको बिहेवियर के चेंजेस के रूप में भी देख सकते हैं, हम उसको नॉलेज एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, हम उसको वैल्यू एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं।
तो वही चीजें यहाँ पर थोड़ा मैंने इलैबोरेट करके आइडेंटिफाई करके आपके लिए लिखी। आप सभी ने देखा कि ये कॉन्शियस चेंज भी था जो हम वेस्टर्न सोसाइटी से, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स से हम इन्फ्लुएंस हुए, एंड दैट वाज आल्सो अ सबकॉन्शियस चेंज। दैट मीन्स कि बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर शायद थोपी गई, हमने अपनाई, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी हमारे डे टू डे लाइफ की जो हम उनको अपने से बेहतर मानते हुए खुद कब उनके तौर तरीके अपनाते चले गए, उनके जैसे होते चले गए, शायद हमें पता भी नहीं चला। और उसमें वो सारे ड्रेसिंग सेंस भी आता है, उसमें वो फूडिंग हैबिट्स भी आती हैं, उसमें वो किस प्रकार से बात करना है वो भी आता है, किस भाषा को प्राथमिकता देना है वो भी आता है। जब हम कहते हैं कि हमने वैल्यूज का चेंज देखा, तो इसको पॉजिटिव चेंज की तरीके से हम लेते हैं। हमने एक वेस्टर्न सोसाइटी को जब हम एक्सपोज होते हैं, जब हम देखते हैं कि वहाँ किस प्रकार की मूल्य स्थापित हैं जो समाज को प्रोग्रेस देने के लिए आवश्यक हैं, तो उन मूल्यों को हमने भी अपने समाज में स्थापित करने की पुरजोर कोशिश की। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए जिसमें अगेन वो लोग शामिल थे जिन्होंने उस वेस्टर्न सोसाइटी को करीब से देखा था, वहां के मूल्यों के थ्रू समाज की प्रगति को देखा था। तो उन मूल्यों को हम भी इम्बाइब करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से उन मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उनके आधार पर अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो चाहे मानवतावाद के मूल्य हो, वो चाहे समताकारी मूल्य हो, वो चाहे धर्मनिरपेक्ष मूल्य हो, वो चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए हमारे प्रयास हो, वो सभी एक जो मूल्यों की परिपाटी हमने समझने की कोशिश की, अपने समाज के उस आगे बढ़ने में जो बाधा बन रहे थे हमारे समाज के लिए, उन मूल्यों को हमने बदलने की कोशिश की। और वो भी एक पश्चिमीकरण का बहुत प्रभावशाली, आप कह सकते हैं, इम्पैक्ट माना जा सकता है। अक्रॉस ग्लोबल लेवल आपने देखा कि हम किस प्रकार से एक एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम से, राजतंत्र से डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना इवोल्यूशन होता हुआ देखते हैं। अगेन एक इवोल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहती है कि सोसाइटी में कुछ इनहेरेंट चेंजेस होंगे, कुछ परेशानियां आएंगी। उन ग्रीवांसेस का जब एड्रेसल होगा तो वो सोशल चेंज के रूप में आगे बढ़ेगा। यहाँ पर जब हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो दैट मीन्स कि हमने एक अकाउंटेबल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश किया विद एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जहां पर हमने 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स स्थापित किए अपनी गवर्नेंस के, जहां पर हमने एक लेजिस्लेचर की भी बात की, हमने एक एग्जीक्यूटिव की भी बात की और हमने एक जुडिशरी की भी बात की। तो इस प्रकार से हम एक नए समाज में कदम रखते हैं, और ये सभी चीजें हम कहाँ से ला रहे हैं? वेस्टर्न सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से, इम्पैक्ट से अपने देश में आमंत्रित होता हुआ देख रहे हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आप देखेंगे तो हमने अपने संविधान में अपने को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया है, बट इन ट्यून विद द कैपिटल इकोनॉमी डिमांड्स अक्रॉस ग्लोबल लेवल, हम समझ पाते हैं कि हमें भी मिक्स्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो सकते थे। हमने उसको मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच में आगे बढ़ाया। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी थी, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी थी, ज्वाइंट ओनरशिप की एंटरप्राइजेस भी थी। हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो जिसको आप कह दीजिए कि स्टील इंडस्ट्रीज हैं या डिफेंस रिलेटेड जो हमारे वो हैं, तो वो हमने स्टेट के संरक्षण में रहने दिए। हमने कंज्यूमर गुड्स, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सबको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया। कई जगह हमने उनको ज्वाइंट वेंचर्स के रूप में स्थापित होता हुआ देखा। तो हम एक जो देश, दुनिया, समाज में बदलाव देख रहे थे, उसमें हम ये भी देख पा रहे थे कि हमें किस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाना होगा देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बड़ा रोल आता है मास मीडिया का इन फैसिलिटेटिंग दीज चेंजेस। लर्नर की स्टडी है, उन्होंने पूरा मिडिल ईस्ट नेशंस का सर्वे किया है, और वो सर्वे इस नेचर का है कि ही वांटेड टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ वॉइस ऑफ अमेरिका ऑन मिडिल ईस्ट नेशंस। तो वो ये जानना चाहते थे कि अमेरिका की जो आवाज है, अमेरिका के जो तौर तरीके हैं, अमेरिका का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसको मिडिल ईस्ट नेशंस में किस तरीके से लिया जा रहा है। यहाँ पर बताने की उपयोगिता ये है इस बात को कि वहां से उन्होंने रोल एक्नॉलेज किया ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया है जिसके थ्रू हम इतना इसको डिसेमिनेट होता हुआ देख रहे हैं, इतनी तेजी से प्रचारित प्रसारित होता हुआ देख रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल आता है उस मास मीडिया का, जिसके थ्रू हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं।
जब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की, देन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी टॉक अबाउट urbanization, scientific rational thinking, improved education and literacy, technological advancement, bureaucratic efficiency and governance. वेस्टर्नाइजेशन में आप एक बात समझिए कि वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, वहां से हमने जैसे जैसे एक पश्चिमी समाज का अनुकरण करते हुए अपनी व्यवस्थाओं में बदलाव किए। यहाँ पर हमने, जैसे मैंने पहले बताया आपको, लर्नर के माध्यम से जो हमने समझा कि हम जो एक कहते हैं डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, तो यहाँ पर हम समाजशास्त्र की भाषा में ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर अंडर डेवलप्ड, ट्रांजिशनल सोसाइटीज आर डेवलपिंग वंस, द डेवलप्ड आर द मॉडर्न सोसाइटीज। तो हमने उन डेवलप्ड मॉडर्न सोसाइटीज के बेंचमार्क्स को अपने समाज में, अपने समाज के बेटरमेंट, अपने समाज के प्रोग्रेस, अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए जब स्थापित किया है, तो दैट इज मॉडर्नाइजेशन। आप जानते हैं कि हम साइंस का, टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक एजुकेशन का जब ऐसा वाला प्रयोग कर पाते हैं जो हमारे समाज को एक दिशा दे सकता है, जो हमारे समाज को गति दे सकता है, तो वहां पर हम फैसिलिटेट करते हैं फर्स्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टरवर्ड्स अर्बनाइजेशन, जहां पर आप मल्टीपल एवेन्यूज खोल रहे हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द फोक। तो यहाँ पर हमने हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट किया है। जहां पर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो थ्रू बेटर एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है। जब हम उस ट्रेडिशनल मोड ऑफ थिंकिंग से बाहर जा रहे हैं, हम एक रैशनल साइंटिफिक सोच लेकर आ रहे हैं, तब हम प्रो चेंज एटीट्यूड रख पाते हैं। और प्रो चेंज एटीट्यूड ही गाइड करता है इस प्रकार की इन व्यवस्थाओं को, जो हमारे समाज में हमें आगे बढ़ने के लिए, आप कह लीजिए कि निर्देशित करती है, और हमारे समाज में उस एक सामाजिक व्यवस्था में बदलाव को आपके सामने प्रदर्शित करती हैं, जो समाज के हित में, एक लार्जर सोसाइटी के हित में है। ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी एंड गवर्नेंस बहुत जरूरी है इसको भी समझना, बिकॉज हम एक सेट रूल्स की परंपरा यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक गवर्नेंस का एक एफिशिएंट सिस्टम यहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। एक समाना वो भी था जब हम राजतंत्र देखते थे, राजा है, प्रजा को कैसे प्रजा पे कैसे रूल करना है, प्रजा पे कैसे शासन करना है, एक उनका मंत्रिमंडल हो जाता था जिसमें आपके ब्राह्मण लोग हो जाते थे। वो एक बड़े ही रिलीजियस वे में एक पूरी परिपाटी तैयार करते थे, जिसके आधार पर समाज को हम गवर्न करते थे। तो वो गवर्नेंस का जो नेचर था, दैट केप्ट चेंजिंग विद द किंग्स। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये थी कि हमारे समाज में एक पूरी परिपाटी नियमावली ऐसी तैयार होगी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, द पार्टी ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, द की पोजीशंस, वो इस्टेब्लिश रहेगी, और उसी के आधार पर हम गवर्नेंस को फैसिलिटेट करेंगे। कुछ बातें कर लेते हैं यहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या सिमिलैरिटीज हैं। तो बोथ इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न प्रैक्टिसेस, देयर इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशन, there's promotion of urbanization and industrialization, it leads to social mobility and economic growth, can challenge traditional values and norms। अब जैसे मैंने पहले कहा था, ये दोनों टर्म्स काफी मिलते जुलते हैं, उसको बड़े नुआंसेस के साथ माइन्यूटली हमको डिफरेंशिएट करना होता है। तो ऑब्वियसली बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, बिकॉज दे आर बोथ प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज। ये एक ऐसे प्रोसेस हैं दोनों ही सोशल चेंज के, जो एनकम्पास करते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोशल लाइफ। और जब हम कहते हैं कि ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, तो ये सिंबलाइज कर रहे हैं सोसाइटी के बेटरमेंट को। और वो सोसाइटी का बेटरमेंट आपके लिए किस तरीके से आ रहा है, वो सोसाइटी का बेटरमेंट आपके वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से भी आ रहा है, उन डेवलपमेंट पैरामीटर्स को स्टैब्लिश करने से भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले बात की कि हम एक परंपरागत समाज से एक आधुनिक समाज बनने का सफर तय कर रहे हैं, और वो इवोल्यूशनरी भी होता है। जैसे मैंने कहा, वहां पे डेलिबरेट कॉन्शियस एफर्ट्स भी होंगे ऑफ सिटीजंस एज वेल एज गवर्नमेंट। साथ ही साथ कुछ सोसाइटल फीचर्स, कुछ इनहेरेंट सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस ऐसे होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे उस पूरे प्रोग्रेशन को। तो एक समाज, पहले कोई भी समाज परंपरागत ही होगा, धीरे धीरे करके वो एक ट्रांजिशनल फेज में आएगा, और आफ्टरवर्ड्स वो एक आधुनिक समाज की ओर बढ़ेगा। वो अलग बात है कि हर समाज की गति डिफरेंट हो सकती है, पेस डिफरेंट हो सकता है। कुछ समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, बदलते हैं,
कुछ समाज बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे होते हैं और बदलते हैं, कुछ समाज एक मॉडरेट पेस मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हमने उस टेक्नोलॉजी को भी एक्नॉलेज करना है, उस संस्थागत बदलाव को भी एक्नॉलेज करना है, तकनीक के माध्यम से जो हमने औद्योगिकरण को गति देनी है उसको भी एक्नॉलेज करना है, और उसकी वजह से जो एक जनता का प्रवास दिखाई देगा ग्रामीण समाज से नगरीय समाज की ओर, जो प्रवृत्तियां बदलेंगी टुवर्ड्स अर्बन टेंडेंसीज, वो भी हमें दिखाई देगा। बहुत बड़ी चीजें हैं, समाज में मूल्यों में बदलाव दिखाई देगा, समाज की परिपाटी में बदलाव दिखाई देगा। जब आप सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं, समाजशास्त्र में बहुत पॉपुलर टर्म है, तो हम एक ओपन सोशल सिस्टम की बात करते हैं। एक ऐसा ओपन सोशल सिस्टम जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है टू ईच एंड एवरीबडी फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। दिस इज नॉट फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज change in your status, opportunities to change your status, opportunities to change your social prestige। आप जानते हैं भारतीय समाज में हमने एक लंबे समय तक हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस रखे, उसको हमने कास्ट के साथ जोड़ा, हमने ऑक्यूपेशनल प्योरिटी और इम्प्योरिटी के आधार पर ही समाज में प्रेस्टीज को अकॉर्ड किया। तो वो सारी चीजें बहुत ही करीबी तरीके से जुड़ी हुई थी। जब हम कहते हैं कि हम उनको अलग कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज हम सभी के लिए खोल रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपका टैलेंट टैप किया जा सके, आप किस योग्यता को रखते हैं, उस योग्यता को आपके इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर एक्नॉलेज किया जा सके, तो वो देश के लिए भी आपके योगदान को एक्नॉलेज करना होगा। देश के विकास में आप योगदान दे सकते हैं, इस बात का वो एक्नॉलेजमेंट होगा। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन दोनों ही प्रोसेस ऑफ चेंज को सिमिलर ग्राउंड पर रखकर आपके सामने प्रस्तुत करती है। कुछ बात कर लेते हैं डिसिमिलैरिटीज की। लाइक आई हैव मेंशन्ड हियर, वेस्टर्नाइजेशन इज स्पेसिफिक टू अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्नाइजेशन इज अ यूनिवर्सल process of societal advancement. Westernization may lead to cultural loss. Modernization can preserve local culture while advancing. Westernization often is an external influence, while modernization can be internal. जब हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, तो ये कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि ये इमिटेशन ऑफ वेस्ट है, इस बात पर बहुत ही हैविली लोडेड है ये। जब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की टुवर्ड्स मॉडर्निटी, जो कि ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जा सकता है, जो कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर बेस्ड है। तो दिस इज नॉट अ अंधाधुंध अनुकरण ऑफ वेस्ट। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, वहां पर हम सर्टेन पैरामीटर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट आर डिफाइंड एंड कोडेड एज बेंचमार्क्स फॉर मॉडर्निटी। वो आगे आप समझेंगे एग्जाम्पल्स में, तो आप समझ पाएंगे जापान जैसे एग्जाम्पल हैं जो इस बात की ओर इशारा है कि वो फुल्ली वेस्टर्नाइज हुए बगैर मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो उन्होंने उन चीजों को, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को, अपने कल्चरल ट्रेड्स को, अपनी कल्चरल वैल्यूज को प्रिजर्व किया है। उन्होंने कोई अंधाधुंध अनुकरण किसी विकसित समाज का या किसी आधुनिक समाज का या किसी पश्चिमी समाज का नहीं किया है, लेकिन वो सोसाइटल एडवांसमेंट की ओर प्रोसीड कर रहे हैं। आप ये भी समझिए कि जब हम कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, इट में लीड टू कल्चरल लॉस, जैसे मैंने कहा कि आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा, तो हम अभी भी मानते हैं कि एक वृहद तौर पर हमारा समाज एक ऐसा समाज है जो बड़ी खूबसूरती से सिंथेसाइज करता है। दैट मीन्स कि हम अपनी कल्चरल एसेंस को प्रिजर्व करना चाहते हैं। वो अलग बात है कि एक बहुत बड़ा तबका समाज का ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध अनुकरण करता है पश्चिमी समाज का। तो जब हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन क्या है, तो उसमें इसीलिए एक अच्छाई नहीं थे, अच्छाई ये नहीं थे कि आपको वो इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वो एक ऐसा प्रोसेस ऑफ चेंज है जो इस बात की ओर इशारा है कि आप अपने कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करते हुए भी एडवांसमेंट की ओर प्रोसीड कर सकते हैं। जहां पर हम कहते हैं कि ये एक वेस्टर्न मॉडल डिजायरेबल है, एक वेस्टर्न मॉडल का ही इन्फ्लुएंस होना है, तो वो वेस्टर्नाइजेशन के लिए नेसेसिटी है, वो वेस्टर्नाइजेशन का फोकस है दैट देयर नीड्स टू बी अ वेस्टर्न मॉडल। जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, तो विदाउट एनी आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मॉडल, हम एक ऑलराउंड डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं। हम ऑलराउंड डेवलपमेंट को टारगेट कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर हैव बीन
लॉन्ग प्रोसेस, देयर हैज बीन अ लॉन्ग प्रोसेस, जहां पर हम ये इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि किस प्रकार से हम एक समाज के विकास के पैमानों को निर्धारित करेंगे। हम जानते हैं, हम मानवीय विकास की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें हम मोटा मोटा 3 पैरामीटर्स को लेते हैं। हम एचडीआई की बात करते हैं जब, तो हम कहते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होनी चाहिए, लिटरेसी लेवल बेटर होना चाहिए, आपका पर कैपिटा इनकम बेटर होना चाहिए। और ये देखने में 3 चीजें लगती हैं, हम लिटरेसी लेवल की बात कर रहे हैं, हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, या हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, बट इनमें बहुत कुछ निहित होता है। तो अगर हम एक समाज को मानवीय विकास के आधार पर आगे बढ़ाने की, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को असेस करके, उसको टैप करके, उसका उचित मात्रा में दोहन करके आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, तो वो मॉडर्नाइजेशन को दिशा देता है, वो मॉडर्नाइजेशन को गति देता है। तो जहां पर हम वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में भेद करने की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि कल्चरल जो होमोजेनाइजेशन है टूवर्ड्स, आप कह सकते हैं वेस्टर्न पैटर्न, वो दिखाई देता है इन वेस्टर्नाइजेशन। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस जब हम करते हैं कि किस प्रकार से एक हायर प्रोडक्टिविटी होगी, किस प्रकार से समाज में आगे विकास होगा, तब हम कहते हैं कि ये मॉडर्नाइजेशन की बातें हो रही हैं। तो जो बातें मैंने शुरू में कही थी कि दोनों काफी क्लोजली इंटरट्वाइंड हैं, वेस्टर्नाइजेशन एज वेल एज मॉडर्नाइजेशन। और दोनों की जब हम बात करते हैं तो देयर आर शेयर्ड गोल्स ऑफ प्रोग्रेस। वो स्कोप में, जैसे मैंने कहा, स्कोप में, इंटेंट में, इन्फ्लुएंस में, उसका एक्सपेंस क्या है, उसमें वो डिफरेंट है, बट मोटा मोटा दोनों एक ही है। तो द बॉटम लाइन इज दैट टू प्रोसेसेस आर overlapping, that these two processes are completely overlapping। थोड़ा सा एक क्रिटिक्स जो कहते हैं कि वो एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। तो अपने अपने अर्थों में समाजशास्त्री भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं। कोई वेस्टर्नाइजेशन को ही सोशल प्रोसेस ऑफ चेंज के रूप में एक्नॉलेज करता है, कोई उसे मॉडर्नाइजेशन के एंगल से भी देखने की कोशिश करता है। और मैंने ये बातें आपको शुरू में समझाई, चाहे वो श्रीनिवास हो, चाहे वो योगेंद्र सिंह हो, या वो लर्नर हो, चाहे वो दीपांकर गुप्ता हो, वो अपने अपने तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन, अगर हम श्रीनिवास के उस डेफिनेशन को वापस यहाँ पर दोहराएं, तो 150 सालों का जो अंग्रेजों का शासन था भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, उसने भारतीय समाज और संस्कृति को जिस तरीके से बदला था, वहां पर हम देखते हैं कि वो आइडियोलॉजी भी थी, वो इंस्टीट्यूशन भी था, वो टेक्नोलॉजी भी थी, वो वैल्यूज भी थे, वो एक ऑल इनकम्पासिंग सोशल चेंज था। तो मॉडर्नाइजेशन भी कुछ डिफरेंट नहीं है। जब योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं तो वो भी उसी यूनिवर्सलिस्टिक इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज के फॉर्म में, उसको कल्चरल रिस्पॉन्स के फॉर्म में देखते हैं, जो कहीं ना कहीं सभी चीजों से परे एक समाज के बेटरमेंट की ओर इशारा करता है। तो होपफुली ये दोनों प्रोसेस ऑफ चेंज आपको समझ में आए होंगे। समाजशास्त्र की परिधि में हम इसी प्रकार से इसकी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।